नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी शिक्षण पद्धतियाँ, आज इस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हिंदी शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण पद्धतियाँ अर्थात पढ़ाने की विधियाँ। हिंदी को पढ़ाने की विधियाँ, अंग्रेजी में पद्धतियों को मेथड्स कहते हैं, हिंदी में पद्धतियाँ या विधियाँ कहा जाता है। यह वह तौर तरीके होते हैं जिसके आधार पर एक अध्यापक अपने विषय को आसान तरीके से या पाठ्य वस्तु को आसान तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। उनको हिंदी शिक्षण पद्धतियाँ कहा जाता है। इसकी परिभाषाएं आपने 2-3 दे देना, जो भी शिक्षाविदों ने परिभाषाएं दी है। अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी शिक्षण पद्धतियां हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद्धति हमारी सबसे पहले आती है प्रत्यक्ष पद्धति। अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें अध्यापक बच्चों के सामने सीधे तरीके से भाषा को प्रस्तुत करता है, कोशिश करता है कि वो बच्चों को प्रत्यक्ष तरीके से भाषा सिखाएं। जैसे बच्चों को कोई वस्तु दिखाई जाए, यह चार्ट है, यह डंडा है, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, पुस्तक दिखा दी जाए। बच्चों ये क्या है? पुस्तक। फिर वाक्य बना के यह पुस्तक है। इस विधि में अध्यापक जो है बच्चों के सामने प्रत्यक्ष वस्तुओं का चित्रण करता है, उनको दिखाता है, वो चाहे चार्ट के माध्यम से हो या वास्तविक रूप में वस्तु उनके सामने हो, और उस प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। जैसे आम, सेब, केला, कलम, खरगोश, टमाटर, इस तरीके से वो बच्चों को दिखा करके प्रत्यक्ष तरीके से भाषा को सिखाने का प्रयास करता है। यह विधि छोटी कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़ी कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी, हर विधि के अपने कुछ गुण या दोष होते हैं। यहाँ पर आपने मिश्रित तरीके से इसके गुण दोषों की अगर हम बात करते हैं तो विधि सरल है, विधि मनोवैज्ञानिक है अगर गुणों की बात करते हैं, और विधि जो है छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। लेकिन बड़ी कक्षा के बच्चों के लिए या मतलब भाषा के उच्च स्तर के लिए हर वस्तु को दिखा पाना या भाषा की जटिलता को समझा पाना इस विधि के माध्यम से संभव नहीं है। दूसरी विधि आती है व्याकरण पद्धति। व्याकरण पद्धति को हम अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष, इस पद्धति में हम बच्चों के सामने जो भाषा का व्याकरण है उन रूपों को प्रस्तुत करते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। यानी कि भाषा की ये विधि काफ़ी हद तक संरचनात्मक पद्धति से मिलती है। यहाँ इस विधि में अप्रत्यक्ष विधि है। पहले बच्चों को बता दिया जाता है कि ये संज्ञा है, और सबसे पहले संज्ञा ही जो हमारी है उसी को हम कर्ता भी कहते हैं। यह सर्वनाम है, यानी कि पहले व्याकरण का पूरा ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और उसके बाद भाषा पढ़ाई जाती है कि ये राम स्कूल जाता है। तो देखो, हमने बताया था कि राम किसी भी व्यक्ति का नाम वो क्या होता है? संज्ञा। तो बता दिया कि राम क्या है? संज्ञा। स्कूल क्या है? ये भी स्थान का नाम है। और जाना क्या है? क्रिया है। अब जो स्कूल है वो उसका कर्म है वहाँ पर। अब इस तरह से जो कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी कि व्याकरण के नियमों की जानकारी के आधार पर ये इस विधि के द्वारा बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। अप्रत्यक्ष विधि है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, और ये छोटे बच्चों के लिए अमनोवैज्ञानिक विधि है व्याकरण पद्धति। इस विधि का प्रयोग अधिक कम से कम किया जाता है, प्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अगली विधि है गणक यंत्र आधारित बोधन विधि। गणक यंत्र आधारित बोधन विधि, इस विधि में तकनीकी का सहारा लिया जाता है भाषा को सिखाने के लिए। वो कंप्यूटर हो, मशीनी हो, ट्रांसलेटर हो, यानी कि वहाँ पर जब हम तकनीकी यंत्रों के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला इसमें एक नवीन उदाहरण है। भाषा प्रयोगशाला में बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे साउंड रिकॉर्डर, बहुत सारे कन्वर्टर, यानी कि बहुत सारे मशीनी
यंत्रों का प्रयोग इस विधि के द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा बच्चों का उच्चारण, बच्चों का श्रवण, यानी कि चारों कौशलों को विकसित करने का प्रयास गणक यंत्र आधारित बोधन विधि के द्वारा किया जाता है। अगली विधि है समन्वय विधि। इस विधि में ये कोई अपने आप में एक निश्चित विधि नहीं है। इस विधि में सारी विधियों का समन्वय किया जाता है। जो भी विधियां हैं, जिस तरह की आपकी जरूरत है, जिस स्तर के आपके बच्चे हैं, अध्यापक जब हर विधि का प्रयोग अपने सुविधा अनुसार बच्चों को भाषा सिखाने के लिए करता है तो उसको कहते हैं समन्वय या समवाय विधि। अगली विधि है शब्द परिवर्तन पद्धति। शब्द परिवर्तन पद्धति, इस विधि का प्रयोग अधिकतर उन बच्चों के लिए किया जाता है जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, यानी कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर शब्दों के परिवर्तन किए जाते हैं। मान लीजिए उनको एक शब्द कहा गया, या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं या हिंदी भाषी लोगों को जो है दूसरी भाषा सिखानी है। मान लीजिए आपका क्या नाम है, मैंने पूछा आपका क्या नाम है, हो सकता है उनकी भाषा में आपुन नाम की, तो यहाँ पर शब्दों को परिवर्तित किया जाता है और फिर आगे बात को बढ़ाया जाता है। आपका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका वैसे ही रहने दिया, पूरा वाक्य वैसे ही रहने दिया, और आपके पिताजी का क्या नाम है। दूसरा सवाल, आपके माताजी का क्या नाम है, शब्द परिवर्तन कर दिया, पिता की जगह माता कर दिया। आपके भाई का क्या नाम है, तीसरा शब्द ले दिया। आपकी बहन का क्या नाम है, यानी कि शब्द परिवर्तन पद्धति, यानी कि धीरे धीरे शब्द भंडार से बच्चों को परिचित करवाया जाता है और इस विधि के द्वारा धीरे धीरे भाषा को सिखाया जाता है। छठी है संरचनात्मक पद्धति या संरचनात्मक विधि। इस विधि में वाक्यों की अपनी एक संरचना होती है हर भाषा के, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहा जाता है। हिंदी भाषा का भी अपना स्ट्रक्चर है, अपनी संरचना है। यहाँ पर यह बताया जाता है, मैंने कहा था कि जिस तरीके से संरचनात्मक पद्धति है, व्याकरण पद्धति में भी कुछ वैसा ही किया जाता है। व्याकरण पद्धति में भी अप्रत्यक्ष विधि जो है उसमें भी बच्चों को संरचना बताई जाती है वाक्यों की, कि हिंदी का व्याकरण आपका क्या नाम है, अंग्रेजी में व्हाट इज योर नेम, उसकी संरचना, हिंदी की संरचना, दोनों की संरचना या दोनों का व्याकरण उनको बताया जाता है। संरचना मतलब व्याकरण, कि हिंदी में आपका क्या नाम है, आपका पहले यहाँ पर संज्ञा आ गई और इसके बाद जो है क्या नाम है, यानी कि हिंदी में पहले संज्ञा आती है, आप स्कूल जाते हैं, पहले संज्ञा आती है, फिर उसके बाद जो है कर्म आता है, यानी कि कर्ता आता है। संज्ञा को कर्ता भी कहते हैं, पहले कर्ता आता है हिंदी में, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है। तो उसकी अपनी संरचना है, हिंदी भाषा की अपनी संरचना है। उसके साथ ही अगर उसको बोलियों के साथ आपने समझाना है तो बोलियों की भी वही संरचना है। लेकिन जब हम दूसरी भाषा की बात करते हैं संरचना में, तो उसकी संरचना बदल जाती है। अंग्रेजी में जो है हिंदी में देखिए राम स्कूल जाता है, यानी पहले कर्ता आया, उसके बाद कर्म आया, उसके बाद क्रिया आई। लेकिन अंग्रेजी में राम गोज टू स्कूल, पहले सब्जेक्ट आया, कर्ता आया, उसके बाद गोज क्रिया आ गई और उसके बाद जो है आपका एडवर्ब आ गया वर्ब के बाद। यानी कि अंग्रेजी की संरचना अलग है, हिंदी की संरचना अलग है। तो संरचनात्मक पद्धति में कोशिश की जाती है कि बच्चों को पूरे वाक्य की संरचना बताई जाए कि किस तरीके से वाक्य बनता है और उसी आधार पर भाषा को सिखाया जाए। तो ये कोई भी विधि, हिंदी शिक्षण की कोई भी विधि अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उसके कुछ गुण हैं तो कुछ दोष हैं। और अच्छी विधि वही है जैसे समन्वय पद्धति है, जब सभी विधियों का एक साथ प्रयोग करते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार बच्चों को हिंदी भाषा को सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा आज का विषय था, हिंदी शिक्षण पद्धतियाँ, जिसमें हमने बात की प्रत्यक्ष पद्धति की, व्याकरण पद्धति, अप्रत्यक्ष पद्धति की, गणक यंत्र आधारित बोधन पद्धति की, जिसमें तकनीकी के सहारे से, कंप्यूटर के सहारे से भाषा सिखाई जाती है, समन्वय पद्धति की, शब्द परिवर्तन पद्धति की और संरचनात्मक पद्धति की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।